एज अ जर्नलिस्ट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑब्वियसली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोग्रेसिविज्म. बट ये अटैक आज के दिन बढ़ गया है. ये भी कहना कि ये अटैक आज ही बढ़ा है विल ऑल्सो बी, जिसे कहते हैं मायोपिक. ये अटैक हमेशा से ही रहा है. प्रेस फ्रीडम हमेशा से ही किसी ना किसी बंधन में रही है इस कंट्री में, और मीडिया के एथिक्स भी अपने आप कभी भी उस तरह के नहीं रहे जो हम सोचते हैं. कि हम सोचते हैं वो पुराने दिन जब मीडिया ने ये किया था, वो पुराने दिन नहीं थे उस तरह के. हाँ, ये है कि आज के दिन बहुत ख़राब है. यू आर अ मीडियम फॉर पीपल टू नो द ट्रूथ. सो इफ़ यू डोंट फाइट फॉर योर ओन राइट्स, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, small, big or large, will not know the truth. So you have to fight for yourself. You have to be slightly more selfish in fighting for yourself, slightly more organized, preserving and strengthening our constitution, because that is the one document. वो एक document है जो आज के दिन 70-75 साल के बाद भी इस सरकार ने, आपने देखा इलेक्शन में, जहां बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, उसका क्या रेपरकशन हुआ. तो आप कितना भी हमारे सोसाइटी को पोलराइज कर लें, कितना भी बिखार लें, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कि उसकी प्रोटेक्शन बिकम्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे को सोचते रहना चाहिए कि उसके वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. एज अ जर्नलिस्ट यू हैव टू बी विजिलेंट कि लॉज क्या बन रहे हैं, किस तरह के लॉज आ रहे हैं, और उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएं. आप सबके चैनल्स हैं, किसी के 15,000 हैं, किसी के 1.5 लाख हैं, किसी के 1 मिलियन हैं. इट्स अ बिग रीच. Please ensure that you use your platforms to raise awareness of all these steps that the government is taking. चाहे वो corruption के उससे है, incentivization से, चाहे laws, चाहे using state agencies, but this becomes a right or a duty or an obligation of us. Because if we don't raise the fight, nobody else will come to our rescue. Individually fight करना कई बार difficult होता है. You don't want to paint a target against your back. That's where collectives like this is important. I don't know अगर आपका एक collective एक organized body है या नहीं है. अगर नहीं है तो I will recommend, please create a body. Editors Guild is a body. Press Club of India is a body. DigiPub करके एक body है. ये जो bodies हैं that allow you freedom to take this battle, because maybe as an individual you don't want to fight because you don't want the establishment to go after you. But the moment you fight as a body, you are representing voice of 50, 100, 200 members. थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी आ जाती है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए. और अनंतनाथ जी जो हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं. आपने समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया. अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथी समर जो हैं वो उनको एक बार इंट्रोड्यूस करें, और फिर सर हम हमारे साथ क्लास करेंगे, मेंटर करेंगे. और सर भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम है, और इनके अनुभव हमारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में तो उस तरह से जर्नलिस्ट नहीं हैं या एडिटर्स नहीं हैं जिनको उस तरह के प्रोफेशनल अनुभव हों जो हमारे साथ साझा कर सकें. तो सर के अनुभव हमारे बहुत काम आएंगे. समर, आप सर को इंट्रोड्यूस करें. अनंत सर का यहाँ होना इसलिए ही नहीं अहम है कि वो एक प्रतिष्ठित मैगजीन कारवां के एडिटर, संपादक, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा. उसकी भूमिका ये है कि आप जब देखेंगे, जो पत्रकारिता में जब आप किसी पत्रकार पर हमला देखेंगे, बेवजह की गिरफ्तारी देखेंगे, या फिर कोई पत्रकारिता की लाइन में कुछ बड़े ब्लंडर होता रहता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो बयान आता है सदा हुआ वो होता है. इसी के समकक्ष एक टीवी पे संगठन है 2-3, आप देखेंगे कि वहाँ कोर्ट भी फटकार लगाती है तब भी नहीं बन पाता. तो इस अंतर को आप समझिए कि संजीदगी से पत्रकारों को और पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े लोगों को देखने के लिए एक जिम्मेदार गार्जियन की तरह आप देख सकते हैं. तो आनंद जी बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस और दिल्ली प्रेस के डायरेक्टर हैं. 9 भाषाओं में 32 पत्रिकाओं के साथ दिल्ली प्रेस भारत में पत्रिकाओं के सबसे डाइवर्स पोर्टफोलियो में से एक प्रकाशित करता है, जिसकी सामूहिक पाठक संख्या 30 मिलियन से ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा है. तो एक सवाल मैंने उठाया था, अगर 2022 में याद हो,
कि जो डिटेल्ड स्टोरी करती हैं वो इस चीज़ में स्ट्रगल करती हैं। कारवां मैगजीन का नाम लिया था 2 साल पहले कि इन्हें पढ़ता कौन है, तो नंबर दूसरे साइड से ऐड ऑन हो जा रहा है। और अभी तो कारवां पे एक नई स्टोरी इतनी अच्छी आई है कि उसकी लाखों लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शायद उस चीज़ का जवाब मिल गया है 2 साल बाद में। तो लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए है दिक्कत सब्सक्राइब करके चीज़ों को पढ़ने के, और कुछ रास्ते बताएंगे अभी अनंत सर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अनंत जी ने 2005 में दिल्ली प्रेस में ये शामिल हुए और इन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू किया, और तब से बड़ी प्रकाशन भूमिका संभाली और संगठन को एक डायनेमिक और एक राउंडेड मीडिया हाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। 2010 में इन्होंने 22 साल के अंतराल के बाद द कारवां को पुनर्जीवित किया और इसे नैरेटिव जर्नलिज्म को समर्पित एक पत्रिका के रूप में आकार दिया। अनंतनाथ एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स और इंडियन लैंग्वेजेज न्यूज़पेपर एसोसिएशंस की कार्यकारी समिति में भी हैं, और इन्होंने IIM से MBA और कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से राजनीति में MA किया है। तो आनंद जी हमें एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जर्नलिज्म बताएंगे, क्योंकि इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस है और इसलिए शायद उन चीज़ों को एक साथ ला करके हमारे काम की चीज़ों को जोड़ करके बताएंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद सुमित, थैंक यू मयंक, समर, थैंक यू। बट सबसे पहले थैंक यू टू सुमित। सुमित से मेरी पहचान मेरे ख्याल से साल के बिगनिंग में ही हुई थी बैंगलोर के कार्यक्रम में। तभी मैंने उनके न्यूज़ वीक ऑनलाइन पब्लिकेशन के बारे में जाना, यूट्यूब चैनल के बारे में जाना। इस बहुजन यूट्यूबर्स जो मीट सुमित पिछले 4 या 5 साल से अब कर रहे हैं, इसके बारे में मेरी पहली बार जानकारी हुई। मालूम तो था कि ऑब्वियसली कई ऐसे कलेक्टिव्स हैं जो कास्ट बेस्ड इश्यूज़ को लेकर जर्नलिज्म कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, इश्यूज़ अवेयरनेस कर रहे हैं। बट पहली बार मैं इस ऐसे कलेक्टिव से मेरा खुद आमना सामना हुआ, और जब इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके आपके संगठन को एड्रेस करें, तो मैं बहुत उत्सुक था। बिकॉज आप जानते हैं, शायद यहाँ पे लिखा कैरावैन है आपने, लेकिन कैरावैन हमारी मतलब मेरे दिल की सबसे क्लोज पत्रिका है, लेकिन दिल्ली प्रेस के लिए ये एक पत्रिका है काफ़ी सारी और पत्रिकाओं के अलावा। और हमारी सारी पत्रिकाओं में कास्ट बेस्ड इश्यूज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट मूल रहा है। जो लोग नॉर्दर्न इंडिया से हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे बताया गया है कि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं। मैं अंग्रेज़ी में बीच बीच में आई विल कीप ऑन स्विचिंग आउट टू इंग्लिश बिकॉज आई नो देयर आर पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, सो आई विल ट्राई एंड बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में बोलूँगा। तो कास्ट बेस्ड इशू दिल्ली प्रेस मैगजीन्स के लिए हमेशा से ही एक मूल इशू रहा है। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उन्होंने हमारी पत्रिका सरिता पढ़ी होगी, उन्होंने शायद हमारी पत्रिका सरस सरल पढ़ी होगी। सरस सरल का जन्म, सरस सरल एज अ मैगज़ीन जो 1994 में शुरू की, मेरे फादर ने स्टार्ट की थी, उसकी नींव ही थी कास्ट बेस्ड इश्यूज़ को डिवोट करना। बिकॉज देखिए, मैं भी अपर कास्ट से हूँ, हमारी पूरी पब्लिशिंग कम्युनिटी अपर कास्ट से है, ओनरशिप अपर कास्ट से है, एडिटरशिप तो है ही अपर कास्ट से फॉर श्योर। और एक ये बहुत ही बड़ा गैप रहा है इंडियन पत्रकारिता में कि मास मीडिया हैज़ बीन एन डोमेन ऑफ द अपर कास्ट। इश्यूज़ चाहे कहीं आ भी जाएं, लेकिन एक जो प्रोमिनेंस दी जाती है, वो हमेशा जो एक वॉइस आती है, वो एक बायस आ ही जाता है। और देखिए, इस बारे में मैं आगे बताऊंगा कि किसी भी पत्रिका का या किसी भी चैनल का, किसी भी मीडिया हाउस का बायस होने में कोई गलत बात नहीं है। बायस तो होता ही है। आप इस फील्ड में हैं, आप एक वजह से आए हैं, एक पैशन से आए हैं। आप अगर एक बिल्कुल ही आप विदाउट बायस काम करेंगे तो उस काम का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, बिकॉज आपकी एक मूल सोच है। बट उस मूल सोच को कैसे आप प्रदर्शित कर रहे हैं, हाउ यू प्रेजेंटिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बायस इंडियन मीडिया में हमेशा एक बायस रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अपर कास्ट बायस रहा है। मेरे फादर की सोच थी कि सरस सरल एज अ पत्रिका, जिन्होंने पढ़ी होगी, वैसे कोई हाथ उठा दें कि इन्होंने पढ़ी है ताकि मुझे मालूम रहे। ओके, चलिए ठीक है, मे बी 25%, आई थॉट कि ज़्यादा होगा, बट ठीक है 25% है। समय बदल चुका है, पत्रिका की भी सारी थोड़ी उसकी रीच भी कम हो चुकी है। बट उसका एक पूरा एक मूल था कि पूरी की पूरी पत्रिका एक तरह से बहुजन समाज कहें या कास्ट बेस्ड इश्यूज़ कहें, उसी पे डिवोटेड थी, उसी मुद्दों पे डिवोटेड थी। कहानियाँ भी थीं, एक तो पॉलिटिक्स और सोशल कमेंट्री थी, लेकिन अगर कहानियाँ भी आती थीं, अगर बिल्कुल ए पॉलिटिकल सामाजिक विषयों पे भी बात होती थी, तो वो एक
उस नज़रिए से जो मास मीडिया, लार्जर मास मीडिया नहीं देख रहा था। सरिता में भी इस तरह से हमने शुरू से ही एक तरह से जो तीन हमारी पब्लिकेशन हाउस के तीन बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी ऑब्सक्यूरेंटिज्म, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रगति विरोध बोलेंगे शायद उसको, और एक रिलीजियस, मतलब उसमें रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी आ गया, एंड एक कास्ट इनइक्वालिटी को एड्रेस करना। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूल रहा है हमारी सारी पत्रिकाओं में। तो जब मेरे को सुमित ने बोला कि यहाँ पे आके एड्रेस करना है, मेरे लिए तो इट वाज अ मोर ऑफ अ अपॉर्चुनिटी टू आई वांट टू नो कि किस तरह का काम हो रहा है, बिकॉज हम अपने दिल्ली में ऑफिस में ज़रा एक प्रिजनर बन जाते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू बिकम्स मोर एकेडमिक, वी आर रीडिंग अदर स्टफ्स। हम आप बाकियों के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो भी कितना देख पाते हैं आप सोच सकते हो, नहीं देख पाते ज़्यादा, बिकॉज इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो मेरे लिए खुद एक एक्चुअली आई हैव कम हियर टू अंडरस्टैंड मोर, मीट एवरीबडी हियर मोर एंड नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक सुमित ने मुझे दिया है। जब भी एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम बाबा साहेब की छत्र छाया में करते हैं, तो जाहिर सा सवाल है, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड इज द फ्रेमवर्क दैट ही लेफ्ट फॉर अस, द कॉन्स्टिट्यूशन, the rights it guaranteed to us as an individual citizen, and the rights it guaranteed to us as members of the press, and what is happening to those rights, उस rights का आज क्या हो रहा है। वो खुद अपने आप में एक पत्रकार थे, उनकी मैगजीन थी, मूक नायक थी, बहिष्कृत, भारत, समता, जनता, चारों पत्रिकाओं में उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, इक्वालिटी की बात की। वही वैल्यूज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई। आज 70 या 75 80 साल के बाद इंडियन मीडिया की या इंडियन सोसाइटी की क्या हालत है, और उसमें एज अ जर्नलिस्ट, एज अ यूट्यूबर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, इस पे ही मैं थोड़ा बोलने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि जर्नलिज्म आज एक बहुत ही पोलराइज इन्वायरमेंट में है। एक तरफ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, दूसरी तरफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, कोर ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। एक तरफ कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म, दूसरी तरफ धर्म निरपक्षता, सेक्युलरिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट the attack on one side and what the original constitutional values are: humanism, secularism, the attack of nationalism, fundamentalism. एक तरफ subjectivity, biasness, पक्षपात, दूसरी तरफ as a journalist आपकी responsibility to be objective. एक तरफ obscurantism, प्रगति विरोध, और दूसरी तरफ progressivism. Now, as a journalist, आपकी क्या responsibility बनती है? Obviously, our responsibility is towards protecting the core constitutional values: humanism, secularism, objectivity, progressivism. But ये attack आज के दिन बढ़ गया है। Secondly, ये भी कहना कि अटैक आज ही बढ़ा है will also be, जिसे कहते हैं myopic. ये अटैक हमेशा से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि our media, our society has been free of these forces. एंड मीडिया का खुद कॉन्डक्ट हैज़, ये कहना कि अभी प्रेस फ्रीडम पिछले 10 साल में ही चली गई है, या ये कहना कि प्रेस ने अपने एथिक्स पिछले 10 साल में गिरा दिए हैं, एक बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू होगा। प्रेस फ्रीडम हमेशा से ही किसी ना किसी बंधन में रही है इस कंट्री में, और मीडिया के एथिक्स भी अपने आप कभी भी उस तरह के नहीं रहे जो हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं वो पुराने दिन जब मीडिया ने ये किया था, वो पुराने दिन नहीं थे उस तरह के। हाँ, ये है कि आज के दिन बहुत ख़राब है, तो आज के दिन की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। सो मेरी तरफ से आई हैव 4 पिलर्स ऑफ एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी that you as YouTubers, whether you call yourself journalists or YouTubers, whatever definition you want to call yourself, that's fine. These values, the reason I'm bringing it out, मैं इसलिए ला रहा हूँ कि as a journalist आपका एंकर थोड़ा अलग होता है, and as a content producer आपका लेंस थोड़ा अलग होता है, because journalism में आपके पास एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके पास एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ
the framework becomes more harsher. Whereas as a content creator, you can be little bit more liberal. आप थोड़े liberal हो सकते हैं, आपके rules थोड़े कम हो सकते हैं. तो जो मैं rules बता रहा हूँ, these are more for journalism, and that should define your journalistic work first and foremost. And these are all things आपको मालूम है शायद. मैं सिर्फ उसका दोबारा उल्लेख कर रहा हूँ. Anti-establishment, B, nationalism, tempering nationalism, राष्ट्रवाद का के खिलाफ. तीसरा, योर ओन फाइट एज अ जर्नलिस्ट, जो आज के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. नॉट फाइट फॉर पीपल बट फाइट फॉर यू एज अ जर्नलिस्ट, बिकॉज यू आर अ मीडियम फॉर पीपल टू नो द ट्रूथ. सो इफ यू डोंट फाइट फॉर योर ओन राइट्स, a section of society, small, big or large, will not know the truth. So you have to fight for yourself. You have to be slightly more selfish in fighting for yourself, slightly more organized. And fourth and foremost, preserving and strengthening our constitution. Because that is the one document, वो एक document है जो आज के दिन 70-75 साल के बाद भी इस सरकार ने, आपने देखा इलेक्शन में, जहां बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, उसका क्या रेपरकशन हुआ. तो आप कितना भी हमारे सोसाइटी को पोलराइज कर लें, कितना भी बिखार लें, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारे जहन में घुस गया है कि उसकी प्रोटेक्शन बिकम्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे को सोचते रहना चाहिए कि उसके वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ये सोचना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हार जाएगा, ये आप देखिए अमेरिका में क्या हो गया है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ तक इलेक्शन के रिजल्ट एक तरह से इतने आश्चर्यजनक हैं. तो कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं है, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा. सो लेट मी स्टार्ट विद एंटी एस्टैब्लिशमेंट. बहुत लोग, क्योंकि हम कैरावैन में बहुत ज़्यादा ही सरकार के और इस्टेब्लिशमेंट के मेरा खिलाफ लिखते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार सारा टाइम आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों लिखते रहते हो, पॉजिटिव जर्नलिज्म भी क्या करिए. उसका जवाब, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में हैं तो यूट्यूब में ज़्यादा आता होगा कि थोड़ा अच्छी कहानी भी दे दो. अब देखिए, एक इस्टेब्लिशमेंट, द नेम इस्टेब्लिशमेंट मीन कि आपके पास पावर है. हाँ, एंड इस्टेब्लिशमेंट डजंट मीन जस्ट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, बाय द वे. इस्टेब्लिशमेंट कैन बी पॉलिटिक्स, कैन बी रिलीजन, can be judiciary, can be business, can be your local administration, can be police, can be a leader of a trade body, can be a leader of your own organization. Just because आप यहाँ पे, हम बहुजन समाज के हैं, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है. यहाँ पे भी एक एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है. उस एस्टैब्लिशमेंट को भी चैलेंज करना ज़रूरी है. बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप चैलेंजिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी काइंड, देन यू बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ कोलैबोरेटर. बिकॉज ट्रू जर्नलिज्म तभी होगा जब आप हर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें. सो खैर, जब लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव स्टोरी करना चाहिए, आप पॉजिटिव स्टोरी तो इस्टेब्लिशमेंट खुद ही कर लेगा ना, उसके लिए हमारी क्या ज़रूरत है, फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है. ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली कि आप क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करें. जर्नलिज्म विच इज़ रूटेड ऑन एंटी इस्टेब्लिशमेंट और क्वेश्चनिंग द इस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका जर्नलिज्म उस मूल पे है तो वो एक बेहतर जर्नलिज्म होगा. बिकॉज जो आपका रीडर है, और आप सब जानते हैं, आपका रीडर आपसे चाहता है कि इनको सच चाहिए, उसको ये जानना है, उसको वो कहानी जाननी है जो इस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं वो बताना नहीं चाहते हैं. तो आप उनकी तारीफ़ भी करें, करनी चाहिए तारीफ़, अगर अच्छा काम किया तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन एक स्केप्टिकल, एक क्वेश्चनिंग के बाद होनी चाहिए. फेस वैल्यू पे ना ले लें. उसने बोला कि सरकार ने बोला कि हमने ये अच्छा काम किया, आपने छाप दिया विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट इज़ प्रोपेगेंडा. कहीं बोला अच्छा काम किया, आपने क्वेश्चन किया, एंड उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट छापी. दैट इज एंटी इस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन जर्नलिज्म. एंटी इस्टेब्लिशमेंट डजंट मीन क्रिटिसिज्म ओनली. एंटी इस्टेब्लिशमेंट सिंपली मीन्स कि आप पे, आपके सामने जो एक फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप उस नैरेटिव को क्वेश्चन करें, उसको मॉडरेट करें और उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आगे आप पेशकश करें. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से ना कंफ्यूज करें या उसको लिमिट ना करें. आपके आसपास मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, कुछ फूड जर्नलिज्म भी कर रहे हैं. अब फूड जर्नलिज्म में, क्योंकि आई वाज दैट लेडी वाज डूइंग सम फूड जर्नलिज्म, आई फॉरगॉट, आई डोंट नो वेयर शी. यस, सो समटाइम्स आई से कि डूइंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म इज पॉलिटिक्स इज मच ईजियर
देन इन अदर फील्ड्स, क्योंकि पॉलिटिशियन को ना एक आदत होती है क्रिटिसिज्म की, तो उसके खिलाफ लिखोगे, उसको आदत है, सुबह शाम वो सही सुन रहे हैं, जनता बोल रही है, प्रेस वाले बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे फील्ड्स में लोगों की इतनी आदत नहीं है। स्पोर्ट्स में आप देखिए, आप बीसीसीआई के खिलाफ एक कहानी कर दीजिए, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपका कल से वो पास काट देंगे, आपको क्रिकेट में स्टेडियम में नहीं घुसने देंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री पे कीजिए, करण जौहर पे कीजिए या किसी पे, एकता कपूर पे कीजिए या किसी पे कीजिए, कल से आपको वो दे विल गो आफ्टर यू। सो इस्टेब्लिशमेंट इन नॉन पॉलिटिकल फील्ड एक्चुअली फार मोर डिफिकल्ट। कॉर्पोरेट इंडिया में देखिए, आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस में एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल स्टोरी करेंगे तो दे विल कम आफ्टर यू। सो आई एम श्योर फूड जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ट्रैवल, एवरीवेयर, बिकॉज आप जब वो ट्रैवल जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपने एक होटल के बारे में खराब लिख दिया तो कल से तो आपको ही विल स्टॉप एंटरटेनिंग यू। सो इस्टेब्लिशमेंट इज एवरीवेयर टू बी फाउंड। तो जो भी आप जिस फील्ड में भी हैं, कीप इन माइंड योर रीडर, योर व्यूअर wants to know the truth. They are not here for PR. PR के लिए सबके पास अपने अपने चैनल्स हैं, PR के लिए एजेंसीज भी हैं। आपको PR एजेंसी बनना है तो वो ठीक है, that you are a PR agency, no problem with that, बहुत ज़रूरी है उसकी, but don't confuse yourself with journalism. The other big challenge that is facing us is nationalism. And इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं आजकल, because obviously एक हिंदू नेशनलिज्म का एक माहौल बना हुआ है। लेकिन ये कहना कि नेशनलिज्म और इंडियन मीडिया, हम सब लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, ये सबको मालूम है वर्ड गोदी मीडिया, लेकिन क्या ये गोदी मीडिया पिछले 10 साल में ही बना है? जो गोदी मीडिया का जो मूल है वो तो शुरू से ही रहा है। अगर हम इसको ना नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर हम अपने एक मिथ में रह रहे हैं। सच्चाई ये है कि मीडिया एंड नेशनलिज्म, मीडिया और नेशनल राष्ट्रवाद हमेशा साथ साथ गया है। यहाँ पे किसी ने बेनेडिक्ट एंडरसन का नाम सुना हुआ है, एक थ्योरिस्ट थे, सुना हुआ है। बेनेडिक्ट एंडरसन एक नेशनलिज्म के थ्योरिस्ट थे। उनकी एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी कि व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज अ नेशन। नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, एक इमेजिनेटिव कम्युनिटी है। बिकॉज आप सोच रहे हैं कि ये पूरी कम्युनिटी, यू डोंट नो एवरीबडी इन अ नेशन। अगर आप बहुजन समाज को भी एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव में जाने, इट्स एन इमेजिन कम्युनिटी, एवरीबडी हु बिलीव इन द सेम ethos, सेम एथनिक बैकग्राउंड, यू आर इमेजिनिंग अ कम्युनिटी। वो इमेजिन कम्युनिटी बनती कैसे है? थ्रू मास मीडिया। बिकॉज बैक इन द डे 1900s 1800s में द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, द इंटायर कंट्री और अ सेम सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज रीडिंग वन न्यूज़पेपर। अब उस न्यूज़पेपर में जो विचार आए वही विचार सबने पढ़े, उसी को इंटरनलाइज किया, उसी से अपनी सोच बनाई, उसी से आपने कहा कि आपके लिए क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलिज्म और मीडिया साथ साथ गया है। मीडिया प्रोपोगेट्स नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज बिल्ट ऑन मीडिया। तो ये कहना कि आज के दिन नेशनलिज्म और मीडिया ज़्यादा एलाइज हो गए हैं, ये गलत है। ये हमेशा से रहा है, ये हर देश में रहा है, दुनिया भर में रहा है। भारत में जो मीडिया का जन्म हुआ, इंडियन मीडिया का जन्म हुआ, वो भी एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल पे हुआ। उसको हम फ्रीडम स्ट्रगल बोलेंगे, बट थी तो एक नेशनलिज्म की स्ट्रगल। जितने भी सारे बड़े अखबार आज के दिन आए 1880 के बाद, वो सारे के सारे देवर जो इंडियन अखबार थे, वो कहीं ना कहीं एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के इर्द गिर्द बने थे। तो वो भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप देखेंगे, सदर्न इंडिया में सारे अखबार दे ग्रू मच बिफोर। सदर्न इंडिया में आप लोग जानते हो, कुछ लोगों को अगर मालूम है मीडिया के बारे में, सदर्न इंडिया के अखबार ग्रू मच बिफोर हिंदी के अखबार। वो क्यों ग्रो के? तमिल में, केरला में, आंध्रा में, कर्नाटका में, बिकॉज वहाँ पे एक हिंदी नेशनलिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट आई थी, कि सदर्न मूवमेंट आई थी कि हमें दिल्ली की हेजेमनी के अगेंस्ट हमें अपने को असर्ट करना है। तो द न्यूज़पेपर्स बिकेम एन एलाइज। जितने भी, चाहे देखिए एनाडू अखबार देखिए, थांती अखबार देखिए, मनोरमा था, या कर्नाटका में जो भी अखबार थे, उन सब की ग्रोथ वहाँ की नेशनल कॉन्शियसनेस के साथ हुई थी। हिंदी अखबारों की ग्रोथ कब हुई? 1980s में, 1990s में। वो तब हुई जब एक तरह से यहाँ पे थोड़ी हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ने लगी। आपकी राम जन्म मूवमेंट आई, सडनली मोर कॉन्शियसनेस आई। उसके बाद एक तरह से दो चीज़ें हुई, राम जन्म मूवमेंट भी आई, बट दूसरी तरफ एक और अच्छी चीज़ हुई कि एक लार्जर आउटरीच ऑफ मीडिया टू कैप्चर, टू गो बियॉन्ड बिग सिटीज़, जहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे योगेंद्र यादव कहते हैं कि सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज,
जहाँ पे ओबीसी एससी सब इश्यूज को भी मिलने लगी, एक तरह से जगह मिलने लगी, लेकिन ऑब्वियसली प्रोमिनेंस दी जा रही थी अपर कास्ट हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट को। एट द सेम टाइम उन इश्यूज को भी लिया जा रहा था, जिससे एक तरह से मीडिया का एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया। सो ये कहना कि नेशनलिज्म एंड मीडिया इज अ न्यू थिंग इज मायोपिक। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिकग्नाइज कि आज के दिन जो एक नेशनलिस्ट थॉट आ गया है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि इस नेशनलिज्म थॉट जहाँ पे नेशनलिज्म और स्टेट पावर मिक्स हो गए हैं, और वो उसका एक लेंस बन गया है कि क्रिटिसिज्म और डिसेंट कम से कम हो। ये एक हमारे मीडिया के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। एंड अगेन आई वुड से कि आई विल टेक वन स्टेप फर्दर, वन हैज़ टू ऑल्सो लुक एट कि अगर आप एक, जैसे यहाँ पे आप लोग एक कम्युनिटी ड्रिवन जर्नलिज्म कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन जर्नलिज्म ऑल्सो शुड बी ओपन टू क्वेश्चनिंग इट्स ओन मूवमेंट, बिकॉज अगर आप अपनी मूवमेंट के अंदर की क्वेश्चनिंग भी नहीं करेंगे, सो यू विल ऑल्सो मिस आउट द ब्लाइंड स्पॉट्स। सो नेशनलिज्म, दिस कैन ऑल्सो बी ए डेंजर कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ, आपका एक व्यू पॉइंट है, आप उस व्यू पॉइंट को लेकर ही जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन उस व्यू पॉइंट, you know, it should not become an excuse to overlook factual accuracy. So as a journalist, that's why I say, when as a content creator you can do that. As a content creator you have more liberty to say what you want to say, but the moment you want to call yourself a journalist, you have to control your own biases, your own nationalistic thought, your own view of you know, what your political social views is, by questioning yourself. And how do you question yourself? आजकल हम इंडियन न्यूज़ रूम्स में काफ़ी बात होती है डाइवर्सिटी की, वो क्यों होती है? द रीज़न इज़ बिकॉज इंडियन न्यूज़ रूम्स बहुत बायस्ड है, अपर कास्ट बायस है। सो हाउ डू यू मेक द न्यूज़ रूम मोर representative? How do you make the newsroom more inclusive of issues? By ensuring that more people across ethnic background are part of the newsroom. They are part of your reporting pool, they are part of your editing pool, and they should rise up in the hierarchy, so that जो आपका output आ रहा है, that is a diverse view, that is a view that has been challenged internally. You know, एक जने का व्यू पॉइंट हावी नहीं हो रहा है, एक जने का व्यू पॉइंट इज बीन टेम्पर्ड बाय सम अदर व्यू पॉइंट, एंड वी आर नॉट मिसिंग आउट द पॉइंट कि अच्छा हमारे को एक लार्जर कॉज के अराउंड जर्नलिज्म करना है तो हम कुछ भी पब्लिश कर देंगे। नहीं, लार्जर कॉज तो करना ही है, लेकिन इट हैज़ टू बी, इट कांट बी एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव, एंड इट कांट बी एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग factually correct. This responsibility you have to take yourself, because it is quite possible कि nobody might question you for whatever reason. Your readers might like whatever you are publishing. You might think that आप सही कर रहे हैं, पर अगर आप objective नहीं हो रहे हैं, over time you might have to pay a price for it, or over time you are doing disservice to yourself. Even actually you might not pay a price. We see all kinds of Godi media doing all kind of journalism. They're not paying a price for it. They are thriving. But that's a conscious call you have to take. I mean, you know, again, आपको अपने आप को बोलना है कि which kind of journalist you want to be. You want to be a journalist who will be a partner to a certain narrative, come what may, or you will say, though I have a certain sociological viewpoint, I will fight for it, but my journalism will not become a blind medium to propagate that. My journalism will be rooted in that ideology, that yes, these issues have to be given more importance, because ये issues बाकी media नहीं दे रहा, तो मैं इन पे ज़्यादा समय दूंगा. I will, rather than, majority of my issues will be, let's say, caste-based issues. But once you start putting up the content, then objectivity and factual accuracy has to take equal importance as much as the political voice that you want to, or social voice you want to take up. The third and the fourth responsibility of media, I'm clubbing it, fights for a journalist and fight to protect the constitution. Now this has become one of the most important fights आज के दिन. पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत सारे लॉज निकाले हैं टू कंट्रोल ऑनलाइन मीडिया. आप लोग यूट्यूब में हैं, एक IT रूल निकाला था 2021 में, जहाँ पे उन्होंने कंटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है. एक ब्रॉडकास्ट बिल ये लोग लाने वाले थे जो उन्होंने रोल बैक कर लिया है, जिसमें यूट्यूबर्स वर ऑल्सो बीइंग मेड पार्ट ऑफ रेगुलेशन. देन उन्होंने एक डेटा एक्ट निकाला था, उसके बीच में उन्होंने वो फैक्ट चेकिंग यूनिट निकाला था. आप लोगों को मालूम हो कि लास्ट ईयर सरकार ने एक फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में बात की थी, जहाँ पे गवर्नमेंट का ही व्यू विल बी लास्ट व्यू, एवरीथिंग एल्स इज इनकरेक्ट. लकीली वो फैक्ट चेकिंग यूनिट अब बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आजकल एक बात हो रही है डिजिटल इंडिया बिल के बारे में, उसमें भी ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा. तो इनफैक्ट एज वी स्पीक
Ministry of Information and Broadcasting has put together a new parliamentary committee to check the menace of fake news. अब क्या हो गया, फैक्ट चेकिंग यूनिट आप लोगों को मालूम है? एवरीबडी नोज अबाउट फैक्ट चेकिंग यूनिट केस, मालूम है? नहीं मालूम है? ओके, फैक्ट चेकिंग यूनिट वाज MIB ने कहा था कि मेटी ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि दे विल सेट अप अ न्यू फैक्ट चेकिंग यूनिट विच विल हैव द सोल अथॉरिटी. उसके पास एक पूरी अथॉरिटी होगी टू लेबल कंटेंट फेक, मिसलीडिंग और फॉल्स रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स. तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे बारे में आप क्या लिखेंगे उसके बारे में जज मैं ही करूंगा. आई एम द विक्टिम, आई एम द जज. मैंने बोला कि आपने जो मेरे बारे में आपने जो लिखा है वो गलत है, तो वो गलत है, आपको हटाना पड़ेगा. नो जुडिशियल ओवरसाइट, राइट. इसका मतलब क्या हुआ? सेंसरशिप. सरकार ने कहा कि लास्ट ईयर कास्ट बेस्ड वायलेंस वाज 500. आप लोगों ने रिसर्च की, कहीं नहीं, देवर 800. फेक, मिसलीडिंग हटाइए, नहीं हटाएंगे आपका कंटेंट ब्लॉक कर देंगे. दैट वाज बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट. वी चैलेंज्ड इट. सुप्रीम कोर्ट ने या दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अब सरकार ने एक नई पहल स्टार्ट की है कि अच्छा अब ये तो वो हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो उन्होंने एक नई कमेटी बनाई है कि अच्छा फेक न्यूज़ को कैसे हम टैकल करेंगे. उसके लिए हमारे को उन्होंने बुलाया है, गिल्ड को बुलाया है. कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब है कि सरकार इज ट्राइंग टू सी कि हाउ कैन दे कंट्रोल द ऑनलाइन स्पेस, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूट्यूब इज बिकम देयर बिगेस्ट बैटल ग्राउंड. बड़े मीडिया को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है बाय एडवर्टाइजिंग, बाय थ्रेट्स, बाय दिस. एंड बड़े मीडिया के काफ़ी सारे ओनर्स जिनको मैं जानता हूँ, दे आर ऑल्सो सिंपथाइजर्स. उनको सरकार के साथ काम करने में दे बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी. सो नाउ द बैटल ग्राउंड इज यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब में तो दे विल नॉट बी एबल, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. So they are trying every possible, lever to control the online space. So the important thing to note here, however, is कि जिस basis पे ये लोग laws बना रहे हैं, ये पिछले 5 से 10 साल की देन नहीं है. That is a legacy of our 70-80-year-old history of constitution. सबको 1901 के बारे में मालूम है, 1902 के बारे में मालूम है. 1901 is freedom of speech. We have freedom of expression, freedom of speech. 1902 क्या है? Restrictions on freedom of speech. तो सरकार ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में, अनफॉर्चुनेटली, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रेट डॉक्यूमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में 1902, आर्टिकल 1902 के अंदर सरकार को एक छूट दी गई है जहाँ पे उनको फ्री स्पीच को कर्व करने के लिए एक हैंडल दे रखा है. 7 to 8 reasons on which they can curb free speech: public order, national interest, security of state, friendly relations with neighboring state, morality, decency, contempt of court. ये इतने सब्जेक्टिव हैं कि आप किसी भी रिपोर्टिंग को अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि दिस इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर. आपने अगर एक कास्ट बेस्ड वायलेंस के बारे में लिखा, सिर्फ लिखा कि ये कास्ट ने दूसरी कास्ट की कम्युनिटी मेंबर के बीच में झगड़ा हुआ, दे कैन से कि आप ये छाप के आप कास्ट बेस्ड हेट्रेड और बढ़ा रहे हैं. यू आर डूइंग योर जॉब एज अ रिपोर्टर. भाई फैक्ट है, आपने लिखा है. वो कह सकते हैं कि आपने लिखा, आप और बढ़ावा दे रहे हैं. एनीथिंग कैन फॉल अंडर. तो ये एक प्रॉब्लम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से रही है, और यही लॉज, यही एक्सेप्शंस क्रिमिनल लॉज में भी यूज हुए हैं. यही पहले एक ब्रॉडकास्ट, वो एक केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन लॉ था, वहाँ पे यूज हुए हैं. PRB एक्ट है, उसमें यूज हुए हैं. और आज के दिन यही एक्सेप्शंस हमारे सारे डिजिटल लॉज में भी आ रहे हैं और आ चुके हैं. तो यहाँ पे एक हमारी मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके अगेंस्ट हमें फाइट करते रहना है. जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए अगेंस्ट फैक्ट चेकिंग यूनिट, जैसे ब्रॉडकास्ट बिल के अगेंस्ट हम सब ने आवाज़ उठाई, आप लोगों ने भी उठाई होगी. किस किस ने वैसे किस किस को पता है ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में? हाँ, 8-10-15 लोगों को पता है. आपके लिए बहुत ज़रूरी था ये, बिकॉज सडनली सारे के सारे यूट्यूब चैनल ब्रॉडकास्ट बिल के दायरे में आ जाते और आपका सारा कंटेंट को मॉनिटर करने की, सेंसर करने की एक आज़ादी या एक पूरी छूट सरकार एक झटके में ले ली थी. और अभी सोचना कि सरकार ये हुआ क्या है, इलेक्शन के बाद ही उन्होंने उसको विड्रॉ किया है. लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने ब्रॉडकास्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद इलेक्शन के बाद एक और नया बिल इंट्रोड्यूस किया, उससे ज़्यादा खतरनाक. लेकिन उसका बैकलैश इतना आया और साथ में ऑपोजिशन में भी उनके नंबर्स क्योंकि बढ़ गए थे, तो सरकार ने एक स्टेप बैक ले लिया है. लेकिन ये सोचना कि वो लोग दोबारा नहीं आएंगे, ये गलत है. दे विल कीप ऑन कमिंग बैक टू यू. यस, में आई थिंक अप्लाई
हुआ भी है शायद। यूपी में ब्रॉडकास्ट बिल नहीं हुआ है, यूपी में कुछ और हुआ है। एक चीज़ हुई है, उन्होंने एक शायद कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें शायद कंटेंट पे कुछ पाबंदी लगाने की। गवर्नमेंट के लिए अच्छा बोलेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। वो एक्चुअली एक तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक इंसेंटिवाइजेशन है, वो भी गलत है बिकॉज वो एक करप्शन है एक तरह की, वो एक ब्राइब है एक तरह की। आपके पास पैसा नहीं है बट ऐसे बांटने। हाँ, ये एक्चुअली ये दैट इज करप्शन, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एज अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन डू दैट, एज अ जर्नलिस्ट यू कैन नॉट डू दैट। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं किसी की भी कर रहा हूँ हाँ, बट दैट्स व्हाई आई से प्लीज decide what you are. Are you a content creator or you are a journalist? If you are a content creator, we'll get to that question. Yeah. If you are a content creator, you know lesser rules apply to you because you are saying, okay, I'm up for hire. I can be hired by anybody, right? But if I'm a journalist, then I am bound by these rules. I am bound to check establishment. I am bound to ensure objectivity rahe, factual accuracy rahe. I am bound to ensure that I'm fighting for the Indian constitutional values. फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, एक सवाल ये उठा था कि अगर ये सरकार आती है 400 के बहुमत से तो और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? इफ कॉन्स्टिट्यूशन टुमारो इज चेंज्ड तो देन वी हैव टू गो हायर, वी हैव टू से ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, जो एक ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होती हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, फैक्चुअल एक्यूरेसी, एम्पैथी, सेक्युलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के भी ऊपर हैं। तो हमारे को उन वैल्यूज पे अपना एक जो मिशन है, जर्नलिस्टिक मिशन है, उसको ग्राउंड करना होगा। सो खैर यही मतलब एक लॉज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ जर्नलिस्ट यू हैव टू बी विजिलेंट कि लॉज क्या बन रहे हैं, किस तरह के लॉज आ रहे हैं और उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएं। आप सबके चैनल्स हैं, किसी के 15,000 हैं, किसी के 1.5 लाख हैं, किसी के 1 मिलियन हैं। दैट्स अ बिग रीच। प्लीज इंश्योर दैट यू यूज योर प्लेटफॉर्म्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ ऑल दी स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इन वेरियस वेज, चाहे वो करप्शन के उससे है, इंसेंटिवाइजेशन से, चाहे लॉज, चाहे यूजिंग स्टेट एजेंसीज, बट दिस बिकम्स अ राइट और अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन ऑफ अस, बिकॉज इफ वी डोंट रेज द फाइट nobody else will come to our rescue. कलेक्टिव एक्शन, देखिए इंडिविजुअली फाइट करना कई बार डिफिकल्ट होता है, यू डोंट वांट टू पेंट अ टारगेट अगेंस्ट योर बैक, दैट्स वेयर कलेक्टिव्स लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो अगर आपका एक कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइज बॉडी है या नहीं है, अगर नहीं है तो आई विल रिकमेंड प्लीज क्रिएट अ बॉडी। एडिटर्स गिल्ड इज अ बॉडी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इज अ बॉडी, डिजीपब करके एक बॉडी है। ये जो बॉडीज हैं दैट अलाउ यू फ्रीडम टू टेक दिस बैटल, बिकॉज मे बी एज एन इंडिविजुअल यू डोंट वांट टू फाइट because you don't want the establishment to go after you, but the moment you fight as a body, you are representing voice of 50, 100, 200 members and you are saying कि तो body fight कर रही है, हम साथ में fight कर रहे हैं, थोड़ा सा practicality आ जाती है। So you have as a journalist today, besides being anti-establishment, besides checking any kind of nationalism, besides being objective, factual, authentic, the biggest duty and the biggest responsibility towards us is fighting against any assault on our constitution, fighting against any attack on our rights as an individual, and definitely fighting against any assault on our rights as a journalist. That's all we have to work towards. थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस, और आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल हैं। ऑल्दो हम लोग अभी इनफॉर्मल ग्रुप में हैं, बट वी आर प्लानिंग फॉर इट, वी आर वर्किंग ऑन कोलैबोरेशंस एंड यू आर बिल्डिंग अ बॉडी सो दैट वी कैन हैव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। और इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, और जैसे हमारे एक साथी हैं, वो कल बता रहे थे कि वो अपने वहाँ गाँव में पत्रकारिता करते हैं, तो उनके ऊपर 2 मुकदमे हो गए और तीसरा किसी तरह से बचा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे साथियों के साथ में, और ये आपका सुझाव हम सीरियसली लेंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि हम कुछ काम कर सकें। और आपने मुझे समय दिया हमारे लोगों के साथ बात करने के लिए, कि मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी एक अच्छा और डिफरेंट अनुभव होगा कि आप कम्युनिटी जर्नलिस्ट की भी बातें जाने की वो क्या चीज़ें ले रहे हैं। क्या आप सवाल लेना चाहेंगे 2-3? कुछ लोग सवाल लेना चाहते हैं? जय भीम सर, जय सावित्री, जय फुले। दिस इज इंग्लिश। आई एम फ्रॉम यूपी सर. Sir, my question is, if you are talking about against the government, like you are raise the issues of caste issues, religious issues, and gender inequality, then government declare to you, you are anti-national. In this situation, what should we do, sir?
देखिए, ये एक उनका एक टूल रहा है, तकिया कलाम रहा है टू डीलेजिटिमाइज यू, टू डिस्क्रेडिट यू बाय कॉलिंग यू एंटी नेशनल। सक्सेसफुल रही है सरकार टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बिकॉज उनके लोग आ जाते हैं इस बेकाब में। एज अ जर्नलिस्ट आई से दैट यू इग्नोर इट एंड कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क। आप पे कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आएगा ही, कोई आप कभी भी काम करेंगे, कोई भी आप अनकंफर्टेबल रिपोर्टिंग करेंगे, अनकंफर्टेबल कमेंट्री करेंगे, अटैक तो आएगा ही आप पे। यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ टू पुट दैट असाइड। सेकेंडली ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट कि आपने जो पब्लिश किया है वो सही था या नहीं था, या यहाँ पे कोई चूक रह गई थी नहीं रह गई थी। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि जितने भी कैरावैन ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, कैन आई से दैट सब कुछ हमने सही किया था? नहीं किया था। क्या हर इशू में हर चीज़ जब हम पब्लिश करते हैं वहाँ पे कहीं कुछ बायस रह जाता है? नहीं रह जाता है? रह जाता है, हमेशा रह जाता है, कहीं ना कहीं बायस आ ही जाता है। बट एज लॉन्ग एज आप खुद की इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार हैं, रिफ्लेक्शन करने के तैयार हैं। सेकेंडली, आपने एक प्रोसेस बना रखा है कि बिफोर पब्लिशिंग आप जितने भी बायसेस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें, उसको हटा सकें, फैक्चुअल एक्यूरेसी इंश्योर कर सकें। एज अ जर्नलिस्ट आप उतना ही कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट यू हैव टू मेक पीस दैट पीपल विल लेबल यू इन वन वे और द अदर, एंड यू हैव टू जस्ट हैव द स्ट्रेंथ। इफ़ यू आर इन दिस फील्ड, you have to have the strength to move on. Thank you, sir. But sir, my query also, like, have you heard the name Gauri Lankesh? Of course, yes, yes. किसने नहीं सुना What है? do you think about sir? Like, she is biased or not? She is biased or not? Biased तो सभी हैं। Biasness के बगैर जर्नलिज्म तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, please don't be shy of your bias. Please, you are here for a certain socio-political thought. आपकी एक सोच विचार थी, आप उससे इस रीजन इस फील्ड में आए हैं। यू आर हियर, यू आर चैम्पियनिंग अ सर्टन कॉज। दैट कॉज कैन बी आई एम चैम्पियनिंग मे बी लार्जर जर्नलिस्टिक ड्रिवन कॉज, और मे बी अ सर्टन सोशियो पोलिटिकल ऑर्डर। यूजुअली यू आर ऑलवेज चैम्पियनिंग सम सोशियो पोलिटिकल ऑर्डर। आपकी जो फाइट होती है ना कि भाई मैं इस देश का निवासी हूँ, मतलब एज अ जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, I want my country to believe in this value system, right? So I will fight for that. Now, this value system, whatever this value system is, may not be somebody else's value system. Exactly. And they might say you are biased. But sure, I am biased. I feel that we should have a certain core secular values. Somebody might say that secularism is being biased against the Hindu majority community. Because, if we are 80% Hindu, why are you talking about secularism? उसमें भी then आते हैं, अच्छा 80% हिंदू में which Hinduism are you talking about? Are you talking about a Hinduism of 15%? Or are you talking about what is technically Hindu but not really considered Hindu by the establishment of Hindu? So ये सवाल तो आपके पास आएगा ही आएगा। So you will have a view. आपका सोच होना ही चाहिए। अगर आप सोच नहीं है तो आपकी पत्रकारिता में सोल नहीं होगी, जान नहीं आएगी। लेकिन at the same time that viewpoint cannot be a blind एक तरह से गोल बाय itself कि किसी भी हालत में मेरे को वो प्रूव ही करना है, वो फिर आप देन पत्रकारिता नहीं कर रहे, देन हम एक्टिविज्म कर रहे हैं। आप एक्टिविज्म कीजिए, देन यू बिकम एन एक्टिविस्ट, नो प्रॉब्लम। डोंट कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट। डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड एक्टिविज्म इज जर्नलिज्म इज हैज टू बी मोर ऑब्जेक्टिव। एक्टिविज्म विल बी मच मोर कॉज ड्रिवन। है सर, शैलेश फ्रॉम बिहार। मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो कम्युनिटी जो जर्नलिज्म है उसको आप कह रहे हैं कि सही है, और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जो बायस्डनेस है जैसे कि ब्राह्मणिकल सिस्टम या जो आज जो जजेस में हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सही है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि बायसनेस सही है और दूसरी तरफ हम लोग उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं कि नहीं ये गलत है। तो हाउ कैन वी डिफाइन सर कि ये कैसे संभव है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बायस के साथ एज ए इंडिविजुअल यू हैव अ सर्टेन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। अगर आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है 4 या 5 लोगों की जो आपने बनाई है, तो आज ऐसी बात है कि वो उसमें सारे के सारे जो लोग होंगे वो एक सिमिलर व्यू पॉइंट के ही होंगे ऑब्वियसली। तो एक बायस बन जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बायस बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कोई गलत नहीं है अगर आपका बायस है, बिकॉज उस बायस की वजह से ही आप इस फील्ड में आए हैं।
but that bias cannot become the end goal of your journalism, and that bias will, of course, I mean, it is there to fight against many other establishments. आप जैसे आप कह रहे थे, I don't know what did you say, judges or what did you say? हाँ, जजेस के लिए कोलेजियम सिस्टम की बात ये कर रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम, हाँ, तो मैं समझा नहीं, सॉरी, कोलिजियम सिस्टम के बारे में क्या कह रहे थे आप? हाँ 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 हाँ, तो उस पर रिपोर्ट करना भाई, एज यू नो, एज समबडी हु इज फाइटिंग फॉर कास्ट, ग्रेटर कास्ट इक्वालिटी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट? टू शो वेयर इज द इनइक्वालिटी, राइट? अगर आप एक कास्ट इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो यह है कि जानकारी की कास्ट इनइक्वालिटी है. देर इज अ बायस ऑफ पावर इज इन अ मच स्मॉल क्रॉस सेक्शन. तो उसके बारे में जानकारी देना इज द फर्स्ट स्टेप. As a journalist, that is a primary step. In fact, awareness is the more important thing. In fact, rather than preaching, I mean, you can preach also, but more important thing is awareness. So our duty, I mean, again, I'm not saying your duty should be that. I'm saying I see that my duty is first towards awareness. Bringing out the facts, bringing out the reportage. हाँ जी. सर, मैं रामावतार एकलव्य हूँ. आपने कहा सर ये 60-70 साल का ही एक टाइम पीरियड है. आपने बार बार कहा 60-70 साल का ही रिप्रेशन है, सप्रेशन है, और स्टेट जो है वो मतलब पीपल की आवाज़ को रिप्रेस करता है, सप्रेस करता है. बट सर ये तो मुख्यतः जन्म तो 3-4 हज़ार साल पहले का है, क्योंकि सदा से ही जो है आप तो पूरे पॉलिसीज है. आप सोशल सेटअप की बात कर रहे हैं, जो हमारा सोशियोलॉजिकल सेटअप है. इवन जिस दिन 1925 को आरएसएस नागपुर में आ गया था तो उस तरह इस्टेब्लिश हो गया था सर कि स्टेट तो बना ही रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के लिए है, और पीपल की आवाज़ को जो अनफोल्ड करना चाहते हैं, अनरेवल करना चाहते हैं, और अनवेलिंग द इग्नोरेंस ऑफ द स्टेट. तो ये सर वो 40 साल 70 साल वाला बात नहीं. देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो एक सोसाइटल सेटअप, हमारे सोशियोलॉजिकल सेटअप की बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल सेटअप. जो हमारा आज का जो लीगल सेटअप है, डू यू थिंक वो, कि लेट मी फिनिश वंस. यस सर. ठीक है, वो तो पिछले 80 साल की हमारी, व्हेन डिड वी एज अ रिपब्लिक अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद से हमारा जो लीगल सेटअप रहा है, एंड वो लीगल सेटअप बाय द वे इज ऑल्सो अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज. हमारा जो पीनल कोड था, हमारे जो बाकी सारे काफ़ी सारे लॉज थे, वो आए तो 1880 के बाद ही, 1860 के बाद थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 70 years ऑफ इंडिया एज अ नेशन, एज अ पोलिटिकल सेटअप, नॉट एज अ सोशियोलॉजिकल सेटअप. एज अ पोलिटिकल सेटअप आर हिस्ट्री इज 80 years old. विद इन दैट वी मेक द, हम एक वो कहते हैं सिंपलिस्टिक असम्पशन कह सकते हैं कि जो भी गड़बड़ हो रही है पिछले 10 साल की है. नहीं, ये 10 साल की गड़बड़ नहीं है. ये इसकी फाउंडेशन इज ऑब्वियसली लास्ट 80 years एंड नेचुरली द लास्ट मेनी थाउजेंड ईयर्स, बिकॉज जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बना तो आपके सोशियोलॉजिकल सेटअप के ऊपर ही है. एट द सेम टाइम आप कह रहे थे कि स्टेट रिप्रेसिव ही होता है, बट द सेम स्टेट डिड गिव अस द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम स्टेट डिड गिव अस द फंडामेंटल राइट्स. सो स्टेट इज ऑल्सो अ गुड स्टेट एंड अ बैड स्टेट में डिफरेंस क्या होता है? अ गुड स्टेट जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चेक्स होते हैं कि एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, इलेक्शन कमीशन अलग है, पार्लियामेंट में अलग डिबेट हो रही है, सारे एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं. एंड अ डिक्टेटोरियल स्टेट होती है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक जने के ऊपर जा रहे हैं. तो वी हैव बीन लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि 1947 में जो हमारे लीडर्स थे, दे बिलीव्ड इन अ फार मोर ओपन स्टेट देन प्रोबेबली एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड आई वुड से एवर आफ्टर दैट ऑल्सो. उसके बाद भी उस तरह की एक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आ पाई है जो उस तरह की सेक्युलरिज्म, उस तरह की इंक्लूसिविटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस तरह के इंडिविजुअल राइट्स. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. यू गिव एवरी इंडिविजुअल देयर राइट्स, एवरीथिंग एल्स विल फ्लो फ्रॉम देयर. लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग. लास्ट क्वेश्चन. हेलो सर. आप ऐसे बोलो, वो हाँ, सुनाई दे रहा है. My question is, being on the top, my question is, being on the top,
what is your suggestion, being a general journalist or being a communal? Because being a general, you can adopt the communalism, but being a communalism, there is hard to be governed. कम्युनिटी जर्नलिस्ट करें कम्युनलिज्म करें, दो अलग चीजें हैं. कम्युनलिज्म थोड़ा I was shocked. हाँ, कम्युनलिज्म विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड. That's the problem for me. नहीं, आई थिंक कम्युनिटी जर्नलिस्ट होने में कोई दैट्स अ इंडिविजुअल चॉइस यू हैव टू मेक. देयर इज एब्सोल्युटली नीड, आई वुड से नीड, not just your choice, there's a need for a certain community journalism because ये issues otherwise नहीं उठाए जा रहे हैं. What I will only request or suggest is कि don't be driven by the larger cause at the expense of your objectivity and accuracy. आपका larger cause एक जगह है, that is at the foundation. पर अगर आपका हर एक आर्टिकल, हर एक वीडियो ends up being biased to prove that larger point, then you are doing a disservice. You can prove the same point without being factually incorrect. You can fight for the same larger cause by being open to a different viewpoint, by being open to facts that might not be on the face of it relevant sometimes. There might be some facts which may not, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, कैरावैन की बात कर रहा हूँ, एक लंबी 10-12 हज़ार की वर्ड की स्टोरी करते हैं, कई बार ऐसे फैक्ट्स आते हैं विच गोज अगेंस्ट द ओवरऑल हाइपोथेसिस ऑफ द आर्टिकल. हमारा एक आर्टिकल का एक वो है, ओवरऑल नैरेटिव है कि ये हमारा एंगल है. फैक्ट्स आते हैं विच सेज ऑपोजिट. नाउ इफ वी इग्नोर दैट फैक्ट, वी आर डूइंग डिससर्विस. इफ वी काउंटर द फैक्ट, वी आर डूइंग इवन ग्रेटर बिग सर्विस. द बेस्ट थिंग इज टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट and yet somehow ensure that the story, not ensure also, I mean ensure भी लगेगा कि ऐसे आप force fit कर रहे हो. If you can prove your point in spite of acknowledging the fact, your story will be more credible. In fact, your story will be more liked because as an average से आपका reader बड़ा smart है. Generally your readers know कि आप कहाँ पे bias कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. The moment your readers see or your viewers see that you're making a larger point by also acknowledging facts which may be going against your larger point, but by acknowledging them properly, not for the sake of it, not for the face value, not for lip service, but properly acknowledging it and yet being able to paint a larger picture, you are being more intellectually, जिसे हम कहते हैं honest, you are being more open, and आपका जो thesis है ना, that becomes even more credible because आप कह रहे हो मैंने इसके weaknesses भी acknowledge कर लिए, मैंने इसके काउंटर व्यू पॉइंट भी एक्नॉलेज कर लिए. इवन देन माई लार्जर थीसिस होल्ड्स ग्राउंड. मतलब आपकी इट्स लाइक यू नो देयर इज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है. एक ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में गिर जाती है और दूसरी है जो खड़ी रहती है. अब आप कहोगे आंधी तूफान नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन वो तो नहीं होने वाला ना. सो स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग इज वन जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, विच कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ दैट हरिकेन. सो फैक्ट्स which are against your thesis are your hurricanes. If you can prove your argument in spite of those facts and prove it genuinely, then your argument is actually solid. Otherwise your argument is just a propaganda. Thank you so much. Thank you. That's a good point, sir. Oh, thank you. अनंत सर का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए. आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको क्या ज़रूरत रही होगी, तो अभी बैठे बैठे मैंने एक गूगल सर्च किया कि देखिए ये लोग कुछ करते भी हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया. मैंने सर्च किया और रिजल्ट ये आया कि हमें ऊपर ही सर्च में मिल गया. मैं बस ऐसे टाइप करके देख रहा था कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कुछ कर रहा है जो लोगों के लिए जर्नलिज्म में जब दिक्कत आ रही कुछ. तो हमारा ही चैनल बोलता हिंदुस्तान जब बंद हुआ था तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, वही खबर सबसे पहले आ गई. तो ये आप समझ रहे हैं ना, एक एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है. जब आप संगठित रहते हैं, बहुत सारे लोग एकजुट रहते हैं, तब उस चीज़ की कीमत को समझ पाते हैं.
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।